नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोदी के हनुमान इन दिनों बागी क्यों दिख रहे हैं, और बागी होने की बहुत बड़ी वजह भी है। जैसे ही मोदी के हनुमान चिराग पासवान के सुर बदलने लगे, वैसे ही बीजेपी ने एक हरकत कर दी और जिससे चिराग पासवान बिलबिला उठे। दरअसल कुछ मुद्दों पर चिराग पासवान का रुख बिल्कुल अलग नजर आया। लेटरल एंट्री का जोरदार विरोध किया, भारत बंद का समर्थन किया, जातीय जनगणना का बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी सरकार की खिंचाई कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद अब उनसे कहा यह जा रहा है कि आप उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन आप एनडीए में हैं क्यों? और इसी बीच जैसे ही पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस राज की मुलाकात अमित शाह से होती है, चिराग पासवान बहुत नाराज हो जाते हैं। इतने नाराज हो जाते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उससे एक बहुत साफ नजर बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान कोई अलग स्टैंड भी ले सकते हैं। आखिरकार चिराग पासवान, जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कह रहे हैं, क्या वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में बेहतर सीटों के लिए बार्गेन करने की ये कवायद है? ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो हासिल करना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार उस तरीके से अब मजबूत नहीं है। 2020 में चिराग पासवान को नीतीश कुमार की वजह से एनडीए से बाहर हटना पड़ा था, लेकिन अब ये चिराग पासवान सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी अपनी तैयारी पूरी करने की बात कह रहे हैं। आखिरकार चिराग पासवान क्यों नाराज हैं? चिराग क्या करने वाले हैं? चिराग के इस पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? उनकी रणनीति क्या चल रही है? और क्या वाकई चिराग की कोई खिचड़ी तेजस्वी यादव के साथ पक रही है? इन तमाम बातों को हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं कि चिराग के इन हरकतों पर अन्य दल के लोग क्या कह रहे हैं। जरा आइए उसको सुनते हैं। उनका बहुत स्वागत है इस स्टेटमेंट का। राहुल गांधी जी घूम घूम करके देश की जनता के सामने जातीय आधारित जनगणना और आर्थिक रूप में कौन कौन लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, शैक्षणिक रूप पे कौन कौन लोग की हालत खस्ता बना दी गई है, इन सब के बारे में राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसके साथ समर्थन में सभी लोग आ रहे हैं। ये स्वागत योग्य बात है। ये चिराग पासवान से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उनको संघर्ष में जाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो वो तो सूट बूट की सरकार के साथ, तो सूट बूट के सरकार के साथ वंचित समाज की बात, वंचित समाज के लिए पीठ पे लाठी खाने की बात हो पाएगी क्या? वह जो लोग जातीय जनगणना के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी, तो मनुस्मृति का कानून लाना चाहते हैं, तो सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के खिलाफ लोग हैं, उसके साथ वो कुर्सी पर बैठ करके उनको कैसा लगता? गड़ता नहीं है उनको कोई ये कुर्सी? ये है मेरा सवाल है। इन सारे विषयों पर एनडीए से अलग रुख चिराग पासवान जी रख रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि 2024 में चिराग पासवान जी एनडीए के साथ चुनाव लड़े और सभी सीटों पर जीत भी सुनिश्चित की। माननीय प्रधानमंत्री जी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन यही हनुमान अब राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाए हुए हैं। और सारे वो विषय जो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो विषय है, उस पर चिराग पासवान अपनी सहमति देते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2025 में चिराग पासवान किसके साथ गठबंधन करेंगे? झारखंड में कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन सारे विषयों पर चिराग पासवान इन दिनों एनडीए से अलग नजर आ रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय है चूंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपना स्टैंड बदला है। हर एक नेता तेजस्वी की तरह सिद्धांतवादी नहीं हो सकता। मुद्दों के लिए जिस तरह से तेजस्वी यादव लड़ते हैं, हर एक नेता नहीं लड़ सकता। कोई भी दल राष्ट्रीय जनता दल नहीं हो सकता जो अपने आइडियोलॉजिकल स्टैंड पर कायम रहे। चिराग जी, आप लोग तो बदलते रहते हैं, पलटी मारते रहते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, सत्ता के लिए राजनीति करते हैं।
वक्फ बोर्ड का मामला हो, भारत बंद का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो, जातिगत सर्वे का मामला हो, इन सब मुद्दों पर आप लोग बदलते रहते हैं और सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। अगर है हिम्मत चिराग जी, अगर है हिम्मत, एक बार मोदी जी से बोलिए कि जातिगत सर्वे करवाएं, नहीं तो आप उनको आउटसाइड सपोर्ट करिएगा। एनडीए में रहिए, सत्ता से बाहर आइए, मंत्री पद छोड़ दीजिए, आप नहीं छोड़ सकते। तो आपने सुना, आरजेडी कह रही है कि ठीक है, आप वाकई विरोध कर रहे हैं तो आप बाहर से समर्थन करिए, नहीं तो आप ये कहा जाएगा कि आप विरोध कर रहे हैं पर सत्ता का मलाई खा रहे हैं। शकील अहमद खां स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आइए सड़क पर संघर्ष करिए। और जहाँ तक पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि राम के हनुमान अब राहुल गांधी के शब्द बोल रहे हैं। क्या मतलब निकाला जाए? दरअसल चिराग के दिमाग में चल क्या रहा है? पिछले कुछ महीनों में अगर हम कहें तो 4 मुद्दों पर चिराग बिल्कुल सरकार से अलग दिख रहे हैं। 2.5 महीने में सरकार को चिराग पासवान ने 4 झटके दिए हैं। और मोदी के हनुमान चिराग पासवान बीजेपी की मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं, आइए हम आपको बताएंगे। और कई तरह की बातें हम आपको बताएंगे कि चिराग के दिमाग में है क्या, चिराग सोच क्या रहे हैं, चिराग करने क्या जा रहे हैं, चिराग की अगली रणनीति क्या है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ आशुतोष कुमार भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इंद्रभूषण जी, चिराग को तो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एलाई माना जा रहा था। चिराग अपने आप को मोदी के हनुमान भी कहते थे। जब से बीजेपी ने उनको फुल फ्लेजेड एलजेपी मान लिया, मतलब पशुपतिनाथ पारस को एक भी सीट आवंटित नहीं की, उसके बाद चिराग बड़े खुश थे, चुनाव भी लड़े, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े। लेकिन अभी 2.5 महीने सरकार का बीता है, चिराग पासवान के स्वर बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल चिराग के इस पॉलिटिक्स के पीछे आप क्या मकसद देख रहे हैं? चिराग पासवान के फादर भी रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक थे, और मौसम वैज्ञानिक का अर्थ आप समझ सकते हैं क्या 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 उसका अर्थ होता है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बेटा भी उसी रास्ते पे है। अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीट लिया, उसमें 3 टिकट उन्होंने बांटा। कैसे टिकट बांटा सब कोई जानता है, बताने की जरूरत नहीं। झारखंड में पिछली बार उनके कई उम्मीदवार खड़े हुए, सबकी जमानत जब्त हो गई। अब उनको क्या लग रहा है, क्योंकि मेरे दम पर केंद्र में सरकार है तो मैं जितना हो सकता है बार्गेनिंग करूं। बार्गेनिंग करने के पीछे का अर्थ आप समझ सकते हैं, टिकट बांटेंगे तो उनको फायदा होगा। किस तरह का फायदा होगा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उन्होंने किस आधार पर टिकट दिया है ये सब कोई जानता है। बस यही है, बार्गेनिंग कैपेसिटी है। ना उनको बीजेपी छोड़ना है, ना उनको कहीं जाना है। उनको बार्गेनिंग कैपेसिटी करके टिकट लेना है, सीट लेना है। बिहार में चुनाव है, बिहार में सीट लेना है। उसी पॉलिसी के तहत वो अभी से अपना काम शुरू कर चुके हैं। ना तो उनको अपने संगठन से मतलब है, न ही उनको कोई पॉलिसी से मतलब है। अभी उनके पास जो विभाग मिला हुआ है एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री, अभी वो चाहे तो बिहार में करोड़ों अरबों का काम कर सकते हैं, लेकिन उनको काम से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने काम, उनका सिस्टम ही नहीं काम करना। जो हमको अभी तक 6 महीना का 3 महीना का जो उनका कार्यशैली दिख रहा है, बहुत इगोइस्ट है, अपने हिसाब से पार्टी चलाना है, फादर के नक्शे कदम पे है। बार्गेनिंग कैपेसिटी अपनी जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके इसी रास्ते पे हैं। और समझ लीजिए कि हालात ये है कि उनको उनके मन में राजद की तरफ से ये शिगुफा छोड़ दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब वो इसको लेके भी कुछ कई तरह की बातें चल रही है। तो अभी आप देखते रहेंगे 3-4 मुद्दे पर उन्होंने जिस बीजेपी ने उनको 5 सीट दिया, जिताया, उसी की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि वो चिरागी कर रहे हैं।
आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आरजेडी ने एक शिगुफा छोड़ दिया कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या आरजेडी के तरफ से ऐसा कोई पेशकश किया गया है चिराग के लिए, या चिराग और आरजेडी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? तरह की पेशकश तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाता तब तक कि वो उसमें कुछ ठोस नहीं हो जाए। अभी अंदर खाने में बात चल रही है वो, लेकिन अभी मेरा मानना है कि वो सीधी उनकी बार्गेनिंग है सीटों को लेकर। झारखंड में कुछ सीट मिल जाए, बिहार में चुनाव होने वाला वहां सीट मिल जाए, ज्यादा मिले, ताकि वो ज्यादा तरीके से लोगों का अब क्या कहें, फिर सब बात सार्वजनिक क्या कहा जाए। नहीं, आप बिना कहे हुए सब कुछ कह दे रहे हैं। आपका स्टाइल बढ़िया है, आप बिना कहे सब कुछ कह दे रहे हैं। हाँ, तो सिर्फ सीटों की बार्गेनिंग फिलहाल मुझे यही दिख रहा है। अभी उनका सीधा टारगेट है सीटों की बार्गेनिंग करें। वो झारखंड शुरू करेंगे, फिर वो बिहार पे आएंगे। बस वो उनका सीधा मकसद है कि अपने दलित इशू पर हम खड़े भी रहें, अपने लिए ये भी दिखाते रहें कि हम आपके लिए खड़े हैं, अपने पासवान के लिए खड़े हैं, और साथ साथ भाजपा नेतृत्व को भी ये बताएं कि आप मेरे सहारे हो, आप हमारे सहारे चल रहे हो। तो मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरी बात मानो, बस सीधा फंडा भी है। नहीं, तो आपका सीधा मानना यह है कि ये सीट के बार्गेनिंग के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा इनको सीटें मिलें। आप ये कहना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा करते करते वो आरजेडी के नजदीक चले गए हैं और इसलिए अब वो बीजेपी के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं? क्योंकि आपने एक और बात कही, मौसम वैज्ञानिक है वो अभी गए नहीं है, लेकिन क्या है ना कि उधर से क्या होता है कि देखिए, जो विपक्ष में रहता है वो सत्ता में आने के लिए कई तरह का नारा चलाता है। एक राजद के एक गुट का ये बात फैलाया जा रहा है कि तेजस्वी जी पर कई आरोप है, किस तरह की बातें हैं। तो चिराग और तेजस्वी साथ हो जाएंगे तो चिराग को हम लोग सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर देंगे, सरकार भी बन जाएगी और अगले चुनाव में हम लोग पूरे ताकत से आ जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं ये उनके मन में डाला जा रहा है। चिराग के जो महत्वाकांक्षा को और बढ़ाया जा रहा है। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी और यही मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास भी यह जानकारी है कि आरजेडी कांग्रेस इन पर डोरे डाल रही है और यह कह रही है कि आप तो सीएम मटेरियल है, और चिराग पासवान को लग रहा है कि क्यों नहीं अब एनडीए में रह करके जोरदार तरीके से बार्गेन किया जाए और क्यों ना अपनी अलग पहचान कायम रखी जाए। और जब अलग पहचान कायम रखी जाएगी तो एक मैसेज भी जनता के बीच में जाएगा। चलिए, दलित नेता के तौर पर वो दलित कॉज के लिए खड़े होते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन वक्फ वोट संशोधन बिल पर भी इनके सुर अलग नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है प्रियदर्शी रंजन जी? ये चाह क्या रहे हैं? क्या हनुमान हैं या अब बाली बनने को तैयार हो गए? तो महसूस कर रहे हैं चिराग पासवान, जिस तरीके से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है लोकसभा चुनाव के बाद। 100% स्ट्राइक रेट से वे चुनाव जीत करके आए हैं, उनकी पार्टी जीत करके आई है। और जिस तरीके से पशुपति पारस को, अपने चाचा को उन्होंने डिफीट दिया और फिर से लोक जनशक्ति पार्टी, मूल लोक जनशक्ति पार्टी उनकी पार्टी बन गई है, तो उसके आधार पर चिराग पासवान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है और वे कोशिश कर रहे हैं कि इस आत्मविश्वास को कैरी फॉरवर्ड किया जाए आगे आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव। हालांकि विधानसभा के चुनाव में रामविलास पासवान के रहते हुए भी लोक जनशक्ति पार्टी का और अभी के लोक जनशक्ति पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। भले ही लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को सीटें आ जाती हैं, रामविलास पासवान को भी सीटें आती रही हैं, चिराग पासवान को भी सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो इनकी पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन। और एक बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 माफ करिएगा 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनको 29 सीटें आई थी। उसको छोड़ करके ये कभी भी बड़ी संख्या में सीटों को जीतने में कामयाब नहीं रहे और गठबंधन में भी ऐसा हुआ है कि ये सीटें नहीं जीत पाए। तो मुझे जो लगता है कि इनका आत्मविश्वास जरूर इस बात को लेकर के है कि इस बार उनका चार्म कुछ और है और इस चार्म को वे जो दलित पोस्टर बॉय बने हैं हिंदुस्तान भर की राजनीति में, उसको भुनाया जाए। हालांकि इनका प्रयास पिछले कई अरसे से चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का भी
पिछले कई वर्षों से चल नहीं, रहा है, जिसमें कामयाबी नहीं हुई है। वो चल रहा है, लेकिन डॉक्टर संजय आप हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजय, मेरा सीधा सा सवाल है कि ये रांची में जाके अपनी पार्टी की मीटिंग करते हैं और वहां भी चुनाव लड़ने का दावा ठोक देते हैं, आखिरकार इसका आधार क्या है? क्या एनडीए में रह करके ये बीजेपी से सीधा लड़ाई करना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी के लिए इन 3 राज्यों में जीतना प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी 2 भी नहीं जीत पाएगी तो बीजेपी पे बड़ा प्रेशर होगा घटक दलों का, विपक्ष का। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, कम से कम 2 राज्यों में जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसे में चिराग का झारखंड में जाकर के ये कहना कि हम 50 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, क्या मतलब है इसका डॉक्टर संजय? डॉक्टर संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशुतोष जी, ये सवाल मैं आपसे अगर पूछूं तो? आशुतोष कुमार जी, ये सवाल आपके लिए है। देखिए पंकज जी, आपको याद होगा कि जब जदयू भी भाजपा के साथ घटक दल के तौर पर काम किया करती थी, तो जब अन्य राज्यों में चुनाव होते थे तो जदयू भी कुछ इसी तरह का प्रेशर भाजपा पर बनाती थी। कई मुद्दों पर नीतीश कुमार की पार्टी उनका विरोध करने लगती थी। पिछले बार भी जब विधानसभा का चुनाव झारखंड में हो रहा था, या अन्य कई नागालैंड, मिजोरम, अन्य राज्यों में भी होते थे, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा से वो सीटें चाह रही थी, ये उनकी मंशा थी। तो चिराग पासवान को लगता है कि मेरा राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है और लंबा है, अभी मैं युवा हूँ, मेरी उम्र कम है और मुझे अपने पार्टी का विस्तार विभिन्न राज्यों में करना है और करना चाहिए। ये तो एक मसला है, इसलिए वो चाह रही होगी कि इस तरह का मैं कोई काम करूं ताकि भाजपा मुझे बुलाए और भाजपा के कंधे पर बैठकर मैं अन्य राज्यों में भी अपने पार्टी को मजबूत करने में कदम बढ़ा सकूं। क्योंकि ये चुनाव आयोग का भी एक मामला होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आप अगर आपकी ख्याति होती है और उसके कई नियम होते हैं, कई राज्यों में चुनाव लड़ना और संगठन को बड़ा करना, सीटें जीतना, तो चिराग पासवान का भी हर आदमी चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन चिराग पासवान की जो पार्टी का इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? उनके पिता रामविलास पासवान जी से जुड़ा हुआ। रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द रहे हैं, वो हमेशा मंत्री रहते हैं, जिस पार्टी की सरकार रहती है उसकी गुणगान करते हैं। भाजपा को ये बखूबी पता होगा कि रामविलास पासवान ने कैसे उनकी बखूबी पता है कि कैसे रामविलास पासवान ने उनकी सरकार को गिरा दिया था। और रामविलास पासवान का जो इतिहास रहा है कि वो सत्ता सुख भोगने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। उसी तरह से उनके जो भाई अभी हैं पशुपति पारस, वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भतीजे चिराग पासवान उनसे अलग निकल जाएंगे? उनको अब लग रहा है कि भाजपा कमजोर है, 240 की स्थिति में है। और पिछली दफा जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो जिस तरीके से जदयू के खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा किया गया था, हो सकता है इस राजनीति के पीछे नीतीश कुमार की भी एक चाणक्य नीति हो कि वो अब, चूंकि चिराग पासवान की भी नीतीश कुमार से मुलाकातें 2-3 बार हो चुकी हैं, आपने देखा होगा। और राजनीति में कोई परंपरागत दुश्मन नहीं होता, दोस्त नहीं होता है, मुद्दे गढ़ते नहीं है, दबते नहीं है। तो जिस तरीके से परिस्थितियों की बात होती है, कुछ न कुछ उस तरह की विधानसभा में कुछ परिस्थितियां गढ़ने की कोशिश की जा रही होंगी। क्योंकि अगले साल जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भाजपा बिहार में कमजोर कड़ी बनकर उभरे, ताकि चिराग पासवान, नीतीश कुमार जैसे लोग शासन व्यवस्था को अपने हिसाब से चला सके। अब इस तरह की राजनीति भी एनडीए के भीतर दिखेगी। वहीं मैं आपको एक और बहुत ही इस मामले में एक तथ्य को जोड़ देना चाहता हूं। क्या आपने कभी भी प्रशांत किशोर का कोई भी बयान आपने सुना है कि वो चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हैं और सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को बोलते हैं? तो मुख्यमंत्री बनने की चाहत सबकी होती है। नहीं, और तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं या प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? निश्चित तौर पर बिहार की ये जो राम के हनुमान हैं, अब ये बाली बनने लगे हैं डॉक्टर संजय।
इनकी मंशा क्या हो रही है। झारखंड में जाकर के ये कह रहे हैं कि 50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए बीजेपी के हर बिल का विरोध कर रहे हैं, हर स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में ये जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भी इस तरीके से अब चेतने लगी है, सजग होने लगी है कि बीजेपी पशुपतिनाथ पारस से मिलने लगी है। पिछले दिनों ही बीजेपी के बड़े नेता ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था पशुपतिनाथ पारस को कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अमित शाह का पशुपतिनाथ पारस से मिलना क्या मैसेज दे रहा है? क्या ये लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा है दोनों के बीच में? दोनों एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं कि मेरी बात नहीं माने तो मैं ये भी कर सकता हूं। चिराग दिखा रहे हैं कि मेरी बात नहीं माने तो मैं उधर जा सकता हूं। और अमित शाह दिखा रहे हैं कि अगर अब मेरे साथ ठीक से नहीं रहे तो फिर मैं पशुपति को ऊपर बढ़ा दूंगा। चल क्या रहा है आखिरकार? नहीं, देखिए बात यहाँ से आगे बढ़ गई है और चिराग पासवान भी अब बैकफुट पर जाने वाले नहीं है। अति महत्वाकांक्षा में ये जी रहे हैं। अब 81 सीट है झारखंड में, 50 पर इनकी मजबूत स्थिति है तो बच क्या गया। तब तो ये झारखंड में अकेले सरकार बना लेंगे। पिछली बार तो ये चुनाव लड़े ही थे, वहां कितनी सीटें जीते थे सबको पता है। ये सब एक तरह से बैक होने का रास्ता है। बीजेपी जो भी चीजों को लेकर के आ रही है, हर चीज का एक साथ ये विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, उसमें सब कैटेगराइज करने की बात की, वो इंदिरा साहनी केस का हवाला दे करके क्रीमी लेयर की बात की, उसका विरोध, वक्फ बोर्ड का विरोध, लेटरल एंट्री का विरोध। और आप देख रहे होंगे कि सब पर नरेंद्र मोदी बैकफुट पर जा रहे हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है हम इसको कर लेंगे। तो चीजों को अब वहां से बहुत सी चीजें आगे बढ़ गई है। पशुपति पारस से इनके प्रदेश अध्यक्ष जाकर के मिलते हैं दिलीप जायसवाल। वो पशुपति पारस जो किनारे लगा दिए गए थे, उसके घर पर जाकर के दिलीप जायसवाल मिलते हैं। कल अमित शाह से उनकी मुलाकात हो जाती है और अमित शाह कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए मैं व्यवस्था कर देता हूं। चिराग पासवान कांग्रेस और राजद जितना भी पीठ ठोक दे, चिराग पासवान कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में है और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी चीजें गड़बड़ाती भी है। तो चिराग पासवान अब लौटने वाले नहीं, अभी आगे बढ़ गए हैं। 5 सांसदों की जीत अति आत्मविश्वास में लगा कि पहले तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, अब तो लग रहा है कि पहले चिराग ही पाला बदल लेंगे। और बीजेपी मानसिक तौर पर तैयार हो गई कि चिराग बहुत दिन तक मेरे साथ नहीं रहने वाले। तो ये झारखंड तो एक ट्रेलर है कि हम 40 सीट पर मजबूत है भाई। 9 वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें हैं, 28 ट्राइबल की सीटें हैं और बाकी सीटें हैं। इसमें 50 ही कहां से मजबूत हो गए। झारखंड में कहां इनका कौन सा संगठन और कौन सा आंदोलन इनका रहा है। इनको बताया जा रहा है कि आप ऑल ओवर इंडिया के स्थापित दलित के नेता हैं। रामविलास पासवान की छवि लोग आप ही में देख रहे हैं। इसलिए अभी मौका है, अभी अगर आप तय कीजिएगा तो बीजेपी आपकी हर बात मानेगी। बिल्कुल, अगर बीजेपी को हर बात माननी होती तो पशुपति पारस के यहाँ वो दिलीप जायसवाल को नहीं भेजते। अमित शाह बुला करके और पारस जी से मुलाकात नहीं करते। अभी देखिए ना, कुछ दिन के बाद ही हो सकता है कि पारस जी को भी मंत्रिमंडल में कहीं जगह न दे दी जाए। तो अब खेल शुरू हो गया है और प्रशांत किशोर बोले न बोले, तेजस्वी यादव बोले न बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिराग पासवान अपना मन बना चुके हैं और भाजपा भी मन बना चुकी है। तो दूरियां अब नजदीक नहीं हो रही है, दूरियां बढ़ रही है। अब वो बढ़ती हुई दूरियों के बीच में किनकी महत्वाकांक्षा आकार लेगी और कौन किनारे लगाए जाएंगे, ये हम समझते हैं कि बहुत लंबा नहीं चलेगा। झारखंड चुनाव आते आते चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। नहीं तो झारखंड चुनाव आते आते चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। मुझे याद आता है इंद्रभूषण जी कि इसी तरीके से मुकेश सहनी भी 2020 के बाद आए थे। 1.5 साल के लिए उनको एमएलसी पद मिला और इस बीच में वो उत्तर प्रदेश जाकर के अपने उम्मीदवारों को खड़ा किए। उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गया और उसके बाद भाजपा ने उनका एमएलसी
का जो पीरियड था वो भी खत्म हो गया, मंत्री भी नहीं रह गए। वैसे चिराग तो 5 साल के लिए लोकसभा में चुने गए हैं, लेकिन क्या चिराग ये अफोर्ड कर पाएंगे कि एनडीए से बाहर जा करके वो बिहार की सड़कों पर उतरें और विपक्षी नेता के तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करें? क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ता है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ करना ही होता तो जब इनके 5 एमपी चले गए थे पशुपतिनाथ पारस के साथ, इनका घर छीन लिया गया था, तब भी अपने आप को ये प्रधानमंत्री का हनुमान कहते थे। ऐसे में क्या उस समय मजबूरी थी, अब ये मजबूत हो गए हैं इसलिए हर चीज का बदला ले रहे हैं, या आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये सीटों का बार्गेन कर रहे हैं? बिहार विधानसभा में हमें इतना चाहिए, जैसे पिछली बार बार्गेन कर रहे थे, पर पिछली बार तो नीतीश कुमार ने साफ रिजेक्ट कर दिया था। इस बार इनको लग रहा होगा कि नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि एनडीए में घटक दल में सबसे मजबूत नेता के तौर पर मैं अपनी पहचान बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से एक्सट्रैक्ट कर सकूं। क्या दिख रहा है आपको? इंद्रभूषण जी, इंद्रभूषण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लग रहा है इंद्रभूषण जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रियदर्शी जी, क्या दिख रहा है आपको? क्या ये अब बीजेपी से दूर जाकर के ही मानेंगे या सिर्फ बार्गेन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है? दोनों चीजें हैं, दूरियां भी बढ़ी हैं और हार्ड बार्गेनिंग भी होता है। अगर चिराग पासवान अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेंगे, और अगर उनकी शर्तों को नहीं माना गया तो वे इस नक्शे कदम पर, इस रास्ते पर चल रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से अपनी दूरी को और बढ़ा लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी मन बना चुकी है कि चिराग जिस तरीके से ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वे बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ऐसे कारनामों को कर चुकी है। जब जब लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना इस तरीके से सर उठाया है वहां पर ऑपरेशन किया जा चुका है। इसका उदाहरण है चिराग के सामने। 2005 में जब रामविलास पासवान 29 सीटों के साथ किंग मेकर की भूमिका में घूम रहे थे, चाबी लेकर के घूम रहे थे, उस समय भी एनडीए ने, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने किस तरह का खेल किया ये चिराग पासवान को मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से उनको अभी हाल में पशुपति पारस प्रकरण के बारे में पता होना चाहिए कि उनके अति आत्मविश्वास में क्या कर दिया था, और अभी इनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके जो 5 सांसद हैं उनमें से 3 सांसद ऐसे हैं जो उनके हैं ही नहीं, वे उधार के सांसद हैं, एक तरीके से कहिए तो बोरो है। चाहे वो वैशाली से सांसद वीणा सिंह हो, समस्तीपुर से शांभवी हो, या खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा हो, इन तीनों को कहीं न कहीं तोड़ा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के आश्वस्त है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिराग को मनाने की कोशिश नहीं कर रही है। वे दूसरी ओर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि चिराग पासवान का जो विरोधी खेमा है उसको मजबूत किया जाए, और उसी क्रम में पशुपति पारस को अपने साथ साधने की कोशिश हो रही है। एक और बड़ी बात आप देखेंगे कि जिस तरीके से हाल के दिनों में एनडीए में, आप एनडीए के सभी घटकों को देख लीजिए, बड़े स्तर पर दलित नेताओं को आयात करने की कोशिश हुई है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कुल मिलाकर के कमोबेश सभी दलित नेता आज एनडीए के खेमे में हैं। अगर पशुपति पारस नाराज भी हैं तो वे इंडिया गठबंधन के साथ नहीं, और इंडिया गठबंधन में आज कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है। तो आज जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो, श्याम रजक हो, या अन्य जनक चमार हो, अन्य जितने भी बड़े नाम हैं वे तमाम नाम एनडीए के साथ। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान की एक बिलबिलाहट, आपने शुरुआती दौर में बिलबिलाहट शब्द का प्रयोग किया था, तो एक बिलबिलाहट उनकी यहाँ से भी उठ रही होगी कि कहीं ना कहीं उन्हें काउंटर करने की तो कोशिश नहीं हो रही है जिस तरीके से एनडीए में सभी दलों में दलित नेताओं की भरमार हुई है। दूसरी उनकी नाराजगी हो सकती है मंत्रालय को लेकर के कि उनका मंत्रालय, उनका राजनीतिक कद तो बड़ा हो रहा है लेकिन उनका मंत्रालय बड़ा नहीं हो रहा है। पिछली बार जो उनके पिताजी को मंत्रालय था, जो उनके चाचा को मंत्रालय था, वही मंत्रालय कैरी फॉरवर्ड चिराग पासवान को भी किया गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान की कहीं न कहीं कोशिश है कि वे
तेजस्वी यादव की तुलना में वरिष्ठ नेता बने। उनकी एक और कोशिश है कि नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार के बाद एनडीए में मुख्यमंत्री का कद किसका होगा। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का कोई स्थापित नेता नहीं है उस कद का, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान अपने आप को स्थापित मानते हैं कि वे सीएम मटेरियल है या बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एज अ सीएम मटेरियल स्वीकार करे। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स करके भारतीय जनता पार्टी से लंबे अरसे से अपने आप को सीएम बनवाए रखा है, और आने वाले भविष्य में भी जब तक नीतीश कुमार हैं और वे एनडीए के साथ हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को इस हद तक मजबूर कर चुके हैं कि उन्हें ही सीएम प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में भी किया जाए। तो चिराग पासवान की वही चाहत पर ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? दरअसल बीजेपी, ठीक है, नीतीश कुमार के साथ पुराना संबंध था और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही लालू को काउंटर करने की योजना 2005 से पहले 98-96 से ही बनाती रही है, जब से 94 में समता पार्टी बनी है। चिराग पासवान के पास 6 से 8% वोट कहा जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कैसे मान लेगी। इसमें तो मुझे गंभीर शक है। चिराग भले ही कोशिश कर रहे हो, चिराग को ऐसा लग रहा हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी तो अब क्रिया का प्रतिक्रिया भी दे रही है। अब समझिए दिलीप जायसवाल मिलने जाते हैं, फिर अमित शाह मिलते हैं, ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है, अब जिसको एक्स कहते हैं, और अब पशुपतिनाथ पारस के भी जान में जान आती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बीजेपी को ये बात तो समझ में आ रही है कि चिराग ऐंठेंगे तो उनके काट में क्या है वो काम हम कर सकते हैं। पर सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि चिराग की सोच क्या है। एक बार ऐसे ही उन्होंने 2020 में ये कदम वो चले, उनको मिला क्या आशुतोष जी, एक एलजेपी का विधायक जीता था, वो भी उनको छोड़ करके जेडीयू में चला गया। तो अभी क्या चिराग पासवान को अपनी जमीन का पता नहीं है, या चिराग पासवान को लग रहा है कि ये राइट टाइम है, जो उनके साथ बीजेपी बुरे दिनों में की है उसका बदला लिया जाना चाहिए और एनडीए में रह करके ही बीजेपी को नाको चने चबाना चाहिए। क्या देख रहे हैं आप? आप अनम्यूट करिए। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से हाल के दिनों में एनडीए के साथ नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है, या फिर जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में या जो पहले महागठबंधन हुआ करता था उसमें रहते थे, तो वहां भी वो वही काम करते थे। जब वो कांग्रेस के साथ और राजद के साथ थे तो इधर बीजेपी के कुछ योजनाओं के साथ वो खड़े हो जाते थे, तो बाद में सवाल उठने लगता था कि उनका बीजेपी के साथ संबंध जारी है, कुछ बातें चल रही हैं, कुछ हो रहा है। अंत में होता वही था कि वो बीजेपी में आ जाते थे, फिर एनडीए में आ जाते थे। वही चीज अभी लग रहा है कि उसी तरह की कुछ राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश चिराग पासवान कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम एनडीए में रहकर उसके साथ प्रेशर बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो बिहार की राजनीतिक गलियारों में तैर रही है बहुत जोर शोर से। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि कई जनसभाओं में मैं जब जाता हूं तो काफी अपार भीड़ उमड़ रही है। मैं भी युवा हूं, क्योंकि जो युवा नेता तेजस्वी यादव हैं, अगले साल जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में, वहां पर बिहार के भीतर एक समीकरण बन रही है इस तरीके से कि एक युवा के तौर पर वो आएंगे। और नीतीश कुमार चूंकि अब उनकी उम्र हो गई है, लंबे समय से मुख्यमंत्री एंटी इनकन्वेंसी है, तो चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जमीन कहीं बन जाए। वहीं बिहार के भीतर एक ये भी चर्चाएं हो रही है कि भीतर ही भीतर प्रशांत किशोर के साथ भी चिराग पासवान की कोई बात चल रही होगी, क्योंकि वो दोनों भी एक युवा नेता हैं और एक ब्राह्मण समुदाय से जब आते हैं प्रशांत किशोर, और उन्होंने पहले ही कह दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जिस जाति विशेष से आते हैं, फिलहाल वो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और वो ये देखिए कहता सभी है, राजनीति में जो दिखता है वो सारी बातें सही है डॉक्टर संजय, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी चिराग पूरे दलित को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या चिराग की वो हैसियत है क्या? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर चिराग अकेले चुनाव लड़े तो 1 सीट जीते थे, वो भी चिराग जीते थे या वो उम्मीदवार जीते थे, इसमें भी डिबेट है।
तो ऐसे में स्थिति ये नजर आती है कि ठीक है, बीजेपी के साथ मिलकर के आपने 5 सीटें जीत ली और 5 सीटें जीत करके आप ठीक है पार्टी को, बीजेपी को आप ब्लैकमेल कर रहे होंगे या उनको तकलीफ दे रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप बीजेपी से अलग हटते हैं तो क्या आपकी स्थिति क्या रह जाएगी? या चिराग को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से इस बार अलग हटे तो तेजस्वी यादव उनको सिर पे उठा लेंगे और बिहार में सरकार बना लेंगे? क्या कुछ इस तरह की सोच चल रही है इनकी? कोई तेजस्वी यादव इनको सिर पर नहीं उठाएंगे, वो तो खुदे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इनको क्यों सिर पर उठाएंगे? वो सब गॉसिप की बात हो सकती है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षा अब इतने दिनों में एस्टेब्लिश हो चुकी है, इसलिए वहां पर ये चिराग को भी पता होगा कि वो घास डालने वाले नहीं है। रह गई बात कि अजीत पवार और चिराग पासवान दो ही ऐसे नेता हैं एनडीए घटक में जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की बात कही। 5.34% इनका वोट है, पासवान जाति का वोट 5.34 है, जो नीतीश कुमार जी ने अभी सर्वे कराया है उसके साथ। 19-20% दलित हैं बिहार में। 19-20% दलित में ये 5 या 5.5% भी मान लिया जाए तो ये करके क्या पूरा दलित का ये वोट ले लेंगे? मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि पूरा दलित का ये वोट ले लेंगे। एक दूसरी बात, जब आजादी के बाद से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का तो कास्ट सेंसस हो ही रहा है, अब ये ओबीसी का नेता बनना चाहते हैं कि अब ओबीसी का कास्ट सेंसस होगा, हम भी सुर में सुर मिलाएंगे तो ओबीसी हमारे साथ खड़ा होगा और तब एक हम समीकरण बना करके और अपने को चेहरे के तौर पर एस्टेब्लिश करेंगे। ओबीसी के 2 बड़े एस्टेब्लिश नेता बिहार में हैं, लालू प्रसाद, उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद, और इधर नीतीश कुमार। इनको कहाँ स्पेस है? उसके बाद बीच में कुशवाहा समाज भी आ गया है जो कह रहा है कि भाई चलिए, एक ओबीसी की बड़ी जाति यादव मुख्यमंत्री रह गए, एक कुर्मी जाति के लोग मुख्यमंत्री रह गए, अब कुशवाहा की इस बार बारी है। ये चिराग पासवान के लिए कहां से स्पेस हो जाएगा मुझे नहीं पता है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। आज भी ये पीड़ा, ये छटपटाहट है 43 सीट वाली बात। ये 43 सीट जो है वो चिराग पासवान की वजह से मुझे हुई। केसी त्यागी ने कई बार कहा कि ऐसे हनुमान हैं जो अपनी ही अयोध्या में आग लगाते हैं। बीजेपी भी उस लाइन पर अब शुरू हो गई है, उनको पता है कि ये शुरू कर दिए हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री पर आपने बोला, वक्फ बोर्ड पर बोला कि आपको मुसलमानों के साथ आपकी पार्टी का एक अपना रहता है अलायंस, जो आपने सुप्रीम कोर्ट के ये पर बोला कि नहीं, वो क्रीमी लेयर की बात नहीं होनी चाहिए, उसमें सब कैटेगराइज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होमोजीनियस रहना चाहिए। ये जातीय गणना पर तो अभी तो इंडिया का कोई बड़ा घटक कुछ बोल नहीं रहा है। इवन ललन सिंह जो जेडीयू के जो बिहार ने करवाया है, वो तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से क्यों नहीं कहवाते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। वो तो इनके बड़े प्रमुख घटक हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं कहा सेंसस पर कुछ बोलती है? वो तो शुरू में ही पल्ला झाड़ ली थी कि हमको नहीं करवाना है, जिसको करवाना है करवाए। तो ललन सिंह जैसे लोग जब कास्ट सेंसस पर नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, चिराग पासवान जो बोल रहे हैं, मतलब कि इनकी महत्वाकांक्षाएं अब हिलोरे ले रही है। वो बिल्कुल आशुतोष जी सही बोल रहे थे कि वो जो भीड़ का जो जलवा है ना, वो भीड़ इनको स्थिर नहीं रहने दे रहा है। पूरा संतुलन इनका गड़बड़ाया हुआ है वो भीड़ देख करके। इनको लग रहा है कि पूरा देश जो है वो बस हम ही में अपेक्षा कर रही है, और इस बात को बीजेपी अब समझ गई। नहीं तो बीजेपी इतनी हड़बड़ी नहीं करती, और हड़बड़ी भी करती तो सार्वजनिक नहीं करती। वो एक तरह से चिराग पासवान को मैसेज देने के लिए ही दिलीप जायसवाल को पशुपति पारस के घर भेजना, अमित शाह के साथ तस्वीर को शेयर करना, उसको बाहर देना, वो मैसेजिंग है। और ठीक बात है कि इनके 3 सांसद, अब अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, वो किसके वोट से और किनके प्रभाव से चुनाव जीती है सबको पता है। बीना सिंह को कल तक ये गद्दार बोल रहे थे और उनको टिकट दे दिया। बीना सिंह चुनाव जीती है तो कितनी वफादारी निभाएगी? एक बार तो वो गड़बड़ा चुकी है, पहले वो पाला बदल चुकी है। राजेश वर्मा को भागलपुर से लाए हैं,
वो खगड़िया की जनता से उनको कितना लेना देना है सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस खेल को नहीं समझ रही है। कास्ट सेंसस वाली बात पर जैसे ही चिराग पासवान मुखर होकर के बोलना शुरू किए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के सुर में सुर मिलाएंगे, तेजस्वी के सुर में सुर मिलाएंगे, तो ये लोग तो इनको हवा देंगे ही कि बिल्कुल बड़ा बहादुरी का आप काम कर रहे हैं कि आप अपने ही सरकार को घेर रहे हैं, उसी सरकार में मंत्री हैं और उसी सरकार को कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो लग तो रहा ही है बीजेपी को ना एम्ब्रेसिंग सिचुएशन कि भाई बाकी हमारे घटक दल बोल नहीं रहे हैं और ये क्यों बोलना शुरू किए। तो देखिए कितना वक्त लगता है। अभी तो 40-50 की बात ये झारखंड में शुरू किए हैं। क्या करते हैं ये, साथ में चुनाव लड़ते हैं कि अकेले चुनाव लड़ते हैं कि तब तक कोई और घटनाक्रम आ जाती है सामने। नहीं, पर डॉक्टर संजय 40-50 सीट ये झारखंड पे कहते हैं कि 40-50 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है, फिर बिहार में ये तकरीबन 80 सीटों की डिमांड करते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आप इसमें बारगेन देख रहे हैं? क्या ये भी पिता की तरह मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं और अब इनको लग रहा है कि इस बार एनडीए 240 पे पहुंच गई है, अब विधानसभा का चुनाव होना है, इनको ये शायद इनका ये वेल कैलकुलेटेड मूव है, इनको लग रहा होगा 3 राज्यों में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो क्यों ना अभी से दबाव बनाया जाए और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि अगर अलग हटने का भी चांस आया तो हट लेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि अचानक हट गए, ये साफ तौर पर कहेंगे कि देखिए हमने समर्थन जरूर दिया था लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम रहे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इनका स्टैंड, जातीय जनगणना पर इनका स्टैंड, आप देख लीजिए भारत बंद पर इनका स्टैंड, कोटा विद इन कोटा पर इनका स्टैंड, ये सारे ऐसे स्टैंड हैं जो कि बीजेपी के रास्ते से बिल्कुल अलग है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। अगर इस तरह का ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं तो हमें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि या तो ये बहुत हार्ड बार्गेन कर रहे हैं या विधानसभा चुनाव तक ये एनडीए के खिलाफ मैदान में होंगे। आप देख क्या रहे हैं, क्योंकि अभी इंद्रभूषण जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आरजेडी का एक तबका मानता है कि अगर चिराग हमारी तरफ आते हैं तो सरकार बनना हमारा तय है, और आरजेडी ये भी मानती है कि अगर चिराग को सीएम का पद भी ऑफर करना रहा तो कर दिया जाएगा। ये दबी जुबान में कुछ लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको कहीं से लगता है कि चिराग और तेजस्वी के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है? नहीं पक सकती है खिचड़ी, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार जब विधानसभा का फॉर्मेशन हो रहा था तो जीतनराम मांझी को भी मुख्यमंत्री का ऑफर दिया गया था। इनके तो 4 ही विधायक थे और जीतनराम मांझी को मैसेज भिजवाया गया था कि भाई लालू प्रसाद जी का चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हो जाइए, और वो व्यक्ति ने लालू प्रसाद जी से बात भी करा दी उनको जाकर के। जीतनराम मांझी समझ गए मुख्यमंत्री बनाएंगे और कितना दिन हमको रखेंगे ये उनको पता था। वैसे ही चिराग पासवान और तेजस्वी जी में हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किस हद तक दोनों एक दूसरे से बात कर चुके हैं, लेकिन जो आपने सवाल किया उस सवाल से मैं सहमत हूं कि हम इतना दबाव बना दें कि कल अगर अकेले हमको चुनाव में जाना पड़े या किन्हीं दूसरे अलायंस में हमको जाना पड़े तो हम कहेंगे कि इसमें तो बीजेपी ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया, हम तो बराबर उनको कहते रहे, उन्होंने तो हमें भाव ही नहीं दिया। अब ये बीजेपी इस बात को समझ रही है कि इनके चाचा को बिल्कुल हमने किनारे कर दिया और चिराग पासवान जो मांगे जो चाहे हमने सारी सीटें दे दी। तो बिल्कुल इनके पिताजी भी वही करते थे, चाबी लेके घूमते थे कि भाई हम न उनको मुख्यमंत्री बनने देंगे न इनको मुख्यमंत्री बनने देंगे, और कैसे 18 लोग टूट गए थे सबको पता है। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी कहीं इनके सांसदों पर ही न दांव लगा दे, और अगर सांसदों पर दांव लगा देती है बीजेपी तो कुछ भी हो सकता है। वैसे चिराग पासवान अभी ओवर कॉन्फिडेंस में है, वो तेजस्वी जी से बात कर लें, राजद से बात कर लें और तेजस्वी जी इनको कह भी दें कि भाई आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा, आप आइए मेरे साथ, छोड़िए उस गठबंधन को, कांग्रेस को भी ये तैयार कर लें, क्योंकि अब रास्ते तो इनके उसी दिशा में जा रहे हैं। तो उस तरह की कुछ बात हो सकती है,
चलिए कल क्या होगा, इलेक्शन परिणाम आने के बाद नहीं होगा, पहले चुनाव तो लड़ लें, चेहरा आपको हम बना देंगे। ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं आपकी बात को दोहराता हूं, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या बीजेपी बार्गेन होगी या कोई और स्टैंड लेगी, ये थोड़ा इंतजार करनी होगी। नहीं, पर हार्ड बार्गेनिंग का मतलब तो प्रियदर्शी जी ये भी होता है ना कि सिर्फ बीजेपी अपने कोटे से तो सीट देगी नहीं, देना भी होगा तो एनडीए कोटे से मिलेगा ना। और क्या नीतीश कुमार उसके लिए तैयार हो जाएंगे क्या? पिछली बार आपको बेहतर याद होगा कि इन्होंने इसी तरह का पोस्चरिंग किया था, जेडीयू ने कहा नहीं हम आपको इतनी सीटें नहीं देंगे। ठीक है, ये अकेले लड़ गए, 25 लाख वोट मिला इनको, पर इनको सीट तो एक ही मिला था, कहीं के नहीं थे ये, जब इनके चाचा इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। अब इनके पास 5 सीट जरूर है और 5 सीट के दम पे ये बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में भी इनके एमपीज की जरूरत है। पर सवाल उठता है कि जो अमित शाह ने पशुपतिनाथ पारस और प्रिंस राज से मुलाकात की है, उसका मैसेज आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दलित राजनीति में जिस तरीके से उठा पटक चल रहा है, उस तरीके से मैं यही कह सकता हूं कि, और जो चिराग पासवान का स्टाइल है उसको लेकर के मैं यही कह सकता हूं कि अब बाय बाय की स्थिति बन रही है दोनों ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और चिराग पासवान की ओर से भी। और तीसरा एंगल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार इस मामले में भले ही शांत हो, लेकिन नीतीश कुमार एक फैक्टर है। हो सकता है कि, और जो शैली दिख रही है, नीतीश कुमार ने ही चिराग पासवान का नट कसा हो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और खुद शांत बैठे हो कि, और हनुमान का तो स्वभाव ही है उछल कूद करना। चिराग पासवान खुद को हनुमान कहते हैं, तो हनुमान का प्राकृतिक स्वभाव है उछल कूद करना। और उसकी पूंछ में हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ही लुकवारी बांधा हो और वो अयोध्या में आग लगा रहे हैं, अभी के अयोध्या में, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये स्थिति बन रही है कि चिराग पासवान अभी ये कहने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी को कि अब हम चलें, आप अपना देख लीजिए। और लेकिन अगर आप सफलता और असफलता की बात करिएगा कि चिराग पासवान को भविष्य में इसका क्या नतीजा भुगतना होगा या क्या उनके पक्ष में परिणाम आएंगे, तो जो उदाहरण है उस उदाहरण के आधार पर कहा जा सकता है कि इनको उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि 2014 लोकसभा चुनाव में इनको 6 सीटें आई थी, लेकिन 2015 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, बिहार विधानसभा का चुनाव, तो 2 सीटें आई थी। तो उस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा में तो इनको सीटें आती हैं, लेकिन उसकी तुलना में बिहार विधानसभा चुनाव में इनको क्या हो जाता है, उसके उलट इनके 7 आंकड़े हैं। हमेशा इनका इतिहास उठा करके लोक जनशक्ति पार्टी का देख लीजिए। तो ये भले ही ये व्याकुल भारत हो, बेचैनी दिखा रहे हो कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हो, लेकिन बिहार विधानसभा में इनको उस उम्मीद में सफलता कभी नहीं मिली है और आगे भी ऐसी सफलता की उम्मीद नहीं है। जहां तक बात है कि महागठबंधन क्या इनको मुख्यमंत्री का ऑफर कर रही है, तो वैसे तो नीतीश कुमार के केसी त्यागी ने भी कहा, अभी जो सरकार बन रही थी तो इंडिया गठबंधन ने मुझे कहा है कि नीतीश कुमार आकर के प्रधानमंत्री बन जाए। तो वैसी ही बात है कि चिराग पासवान के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से ये ऑफर है कि आकर के या इधर आइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन सवाल है कि महागठबंधन में आरजेडी के अकेले चाहने से तो कुछ होगा नहीं, कांग्रेस के अकेले चाहने से तो कुछ होगा नहीं, वहां वाम दल भी है, अन्य दल भी हैं। वे क्या चिराग पासवान के बारे में सोचते हैं? और मुझे जो लग रहा है कि चला चली की इस बेला में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चला चली की बेला शुरू हुई है चिराग पासवान के, उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं 2025 में ये फिर एकला चलो के रास्ते पर होंगे, जिस तरीके से ये 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में थे। और पर एकला चलो से ये हासिल क्या कर लेंगे? अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव में अगर आप एक ताकत नहीं होते हैं, प्रशांत किशोर तो पिछले 2-2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप एकला चलो 8%, 7%, 6%, 5% वोट लेकर के आप क्या हासिल कर लेंगे? बड़ा सवाल ये भी है। और दूसरा सवाल आशुतोष जी ये उठता है कि अगर ये आरजेडी के साथ जाते हैं तो तेजस्वी इनको सीएम का पद क्यों देंगे? इसके भी चांसेस मुझे कम लगते हैं। और केंद्र में जो इनको एक मंत्री पद मिला है वो भी नहीं मिलेगा। दरअसल बीजेपी के साथ जब चिराग जाते हैं तो वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है,
उसमें इनको जीत होती है, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये अकेले लड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव में इनको भी इनकी हैसियत का पता लग चुका था 2020 में। तो तब और अब में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? अगर चलिए मैं मान भी लेता हूं कि नीतीश कुमार से लोग ऊब गए, चलिए मैं ये भी लॉजिक मान लेता हूं, तो क्या नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर लोग चिराग पासवान को देख रहे हैं क्या? ऐसा आपको दिखाई पड़ता आशुतोष जी? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। देखिए पंकज जी, चिराग पासवान के बारे में ये चर्चाएं तो होती ही हैं कि वो मुख्यमंत्री का एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन ये चर्चाएं उनके बारे में जो होती है वो तब होती है जब वो एनडीए के साथ होते हैं या भाजपा के साथ होते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े होते हैं। जब वो अकेले हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, वो कितनी सीटें ले आएंगे? और मैं इस बात से बिल्कुल इनकार करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजद इनको कहीं से भी मुख्यमंत्री बनाने जाएगी, क्योंकि राजद एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किसी को बना ही नहीं सकती है, प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे लोग को बनाती है जिनका कमान अपने मुट्ठी में रखती है। इस बात को मैं कोरे कागज पर लिखकर स्टाम्प मार दूंगा कि तेजस्वी यादव अगर उनको मौका लगता तो नीतीश कुमार को पलटनी मार करके वो मुख्यमंत्री अभी ही बन जाते जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, और वो चुनाव लड़कर घोषणा कर या बिना घोषणा कर चिराग पासवान को कहेंगे आइए आप मुख्यमंत्री बन जाइए, इस बात को मैं कतई नहीं मानता हूं। बिहार की राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा ये जरूर चल रही है कि ब्राह्मण और दलित का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, कि प्रशांत किशोर और ये चिराग पासवान मिलकर कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पका सकते हैं। दोनों युवा चेहरा हैं और प्रशांत किशोर का ये पुराना इतिहास भी रहा है, वो कई पार्टी को बूस्टअप करते हैं, कहीं ना भीतर वो चिराग पासवान की पार्टी को भी बूस्टअप करेंगे और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, और परिणाम और अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, वहां ये मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इनके लिए एक वैकेंसी हो सकती है। क्योंकि बिहार में जो सामान्य वर्ग से अगर हम बात करें या खासकर ब्राह्मण समुदाय की बात करें, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता है। तो पर्दे के पीछे से पावर पॉलिटिक्स को संचालित करते हुए प्रशांत किशोर रिमोट अपने पास रखते हुए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का ऑफर दे सकते हैं। ये एक बात भले हो सकती है, लेकिन राजद कतई नहीं इनको कर सकती है। सबसे पहले पर मुझे ये संभावना क्या, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि प्रशांत किशोर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। ऐसी संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। वो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभर सकते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं क्योंकि ये पहला चुनाव होगा और पहला चुनाव में सीधा सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल संभावना है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर संजय, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा और समझना भी चाहूंगा, दरअसल चिराग क्या बीजेपी से नाराज हो चुके हैं या चिराग अपनी अहमियत बीजेपी को समझा रहे हैं? क्योंकि चिराग को यह लग रहा है कि कल आपका समय था, आज मेरा समय है, मेरे दम पर आपकी सरकार चल रही है और 5 एमपीज का महत्व है, और दूसरा मैं दलित का नेता हूं, मैं छोड़ करके जाऊंगा तो दलित आपसे पहले ही खफा हो चुका है, आप कहीं के नहीं रहेंगे, और इसी बात को चिराग पासवान भुना रहे। नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना तो दिख रही है। कांग्रेस के स्टैंड के साथ ही अपने हर स्टैंड को जोड़ करके और बीजेपी के हर स्टैंड के खिलाफ जिसकी चर्चा आपने की, लेटरल एंट्री से लेकर के जातीय जनगणना से लेकर के वो सब कोटा को लेकर के भारत बंद से लेकर के जो भी स्टैंड ले रही है, वो वक्फ बोर्ड के ये संशोधन को लेकर के हर जगह ये साफ स्टैंड ले रहे हैं। तो बता तो रहे ही हैं कि आपके स्टैंड के साथ मैं नहीं हूं। कोई भी सरकार, ठीक है, कोalition का भी एक धर्म होता है, गठबंधन का भी एक धर्म होता है। और जो अभी आशुतोष जी प्रशांत किशोर की बात कर रहे, कल ही तो वो सभा में ताली बजवा रहे थे कि कितना 242 पर कि 243 पर, तो कहवा रहे थे कि नहीं एक सीट भी नहीं छोड़ेंगे, 243 पर लड़ेंगे। अब पोस्टपोल अलायंस में उनकी कितनी सीटें आएंगी, चिराग कितने सीट जीतेंगे और कौन सा समीकरण बनेगा, वो अलग बात है।
लेकिन अभी तो वो बोल रहे हैं कि 243 पर हम लड़ेंगे। रह गई बात, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि तेजस्वी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, और बीजेपी भी चिराग पासवान को बहुत अब भाव देने नहीं जा रही है। अगर भाव देना होता तो पशुपति कुमार पारस के रिश्ते को और अमित शाह का ये कहना कि आप निश्चिंत होकर के जाइए, अब चीजों को हम आपके साथ तय करेंगे, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के लोग अब बोल रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या बात हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके लोगों ने जब कहा, तस्वीरें जब सामने आई, दिलीप जायसवाल जब उनको जाते हैं दौड़ करके चादर देने, तब लगा कि हाँ, अब बीजेपी भी चिराग पासवान से बार्गेन होने के लिए तैयार नहीं। ये दलित के बहुत बड़े नेता हो जाएं, ये ब्लैकमेलिंग पर आपको नहीं लगता पिछली बार रामविलास पासवान गुजरे, इनके 5 एमपी इनके हाथ से निकल गए, और 3 एमपी अभी भी जो हैं शांभवी के अपने पिता के खिलाफ जाएंगी और इनके साथ बनी रहेंगी? क्या इसकी संभावना आपको नजर आती है? दूसरा जो वैशाली से एमपी हैं वीना सिंह, क्या आपको लगता है कि वो चिराग के साथ चली जाएंगी और एनडीए से अपना नाता तोड़ लेंगी? क्या इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ती है? और तीसरा बड़ा सवाल ये है कि जो खगड़िया से भी जीते हैं, क्या ये आपको लगता है कि उनका चिराग पासवान के साथ अलग हटना, एनडीए से दूर अपने आप को कर लेना, इसकी संभावना है क्या? क्योंकि एक बात और भी फिजा में चल रही है कि इनकी पार्टी फिर से टूट जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। एक चलिए ये हैं, एक इनके बहनोई अरुण भारती हैं, लेकिन पहले भी तो इनके परिवार के ही लोग टूटे हैं, कोई दूसरा तो टूटा नहीं था। भाई अकेले रह गए थे ना, चाचा और भतीजा, इनके भाई प्रिंस, ये दोनों भी तो उस समय एमपी थे जो इनसे हट गए थे। बाकी चंदन सिंह और लोग गए, बीना सिंह वो छोड़ दीजिए, और महबूब अली कैसा, लेकिन उस बार भी तो चाचा इनके थे पारस जी और प्रिंस कुमार। तो मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी अब उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दी है। बीजेपी इनकी बातों को अब बहुत तवज्जो नहीं दे रही है। कल ही हमसे एक चैनल पर रणनीति पूछा जा रहा था, नेशनल चैनल पर, कि इसके पीछे क्या रणनीति है, कि ये जातीय जनगणना के पक्ष में ये क्यों बोल रहे हैं। अभी कोई रणनीति नहीं है, इनकी रणनीति है बीजेपी पर दबाव बनाना और कांग्रेस को खुश करना। तो हो सकता है राजनीति में और जगह बातें होते रहती है, इनकी बातें हो रही होगी, लेकिन क्या बीजेपी को चौकन्ना करने के लिए इनके इतने बयान काफी नहीं है? नहीं, चलिए, बिल्कुल। तो यही देखना दिलचस्प होगा कि एक तरीके से ये क्रिया कर रहे हैं तो बीजेपी के तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। पशुपतिनाथ पारस से मिलना, और वो भी अमित शाह जैसे बड़े नेता का मिलना, दिलीप जायसवाल को उनके घर भेजना, और दूसरी तरफ चिराग पासवान द्वारा सरकार के हर मुद्दे पे अपोजिट स्टैंड लेना, कई बातों की ओर इशारा कर रहा है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है? क्या दोस्त दुश्मन हो सकते हैं? क्या घटक दल दूसरी तरफ जा सकते हैं? क्या 2020 की स्थिति फिर से दोहराई जा सकती है? बहुत सारी संभावनाएं हैं जिन पर हम लगातार नज़रें बनाए रखेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो बिहार की बात में इतना ही। आशुतोष कुमार आपका, प्रियदर्शी रंजन आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।